डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक और टॉपिक के बारे में, दैट इज वेपर प्रेशर। इनफैक्ट ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वेपर प्रेशर डिफाइन करने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कंटेनर लें, चलो एक कंटेनर ले लेंगे। और इस कंटेनर के साथ में एक मोनोमीटर अटैच कर रहा हूं और इस कंटेनर में हम वाटर रख रहे हैं या कोई भी लिक्विड, या इवन कि हम सॉल्यूशन की भी बात कर सकते हैं। और इसमें हम मरकरी रख रहे हैं, इसमें साइड में। और ये एक्सपेरिमेंट हम एट ए गिवन टेम्परेचर कर रहे हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर मतलब हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है इस दौरान, जब हम ये वेपर प्रेशर डिफाइन करेंगे। वेपर प्रेशर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ही डिफाइन किया जाता है। तो लेट द टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ही हम लिक्विड इस कंटेनर में लेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस लिक्विड they will break the intermolecular force of attraction in the liquid state and change into vapor state। वो वेपर्स में तब्दील होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी। कुछ मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी और कुछ के पास ज़्यादा। जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट होगी कि वो जो लिक्विड के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वो ब्रेक कर सके, वही लिक्विड मॉलिक्यूल्स इस इंटरेक्शन को ब्रेक करके वेपर्स में चले जाएंगे। तो इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर्स में चले जाएंगे। लेट हम कंसिडर करते हैं इन सेकंड फर्स्ट, अगर हम पहला सेकंड देखेंगे और इस पहले सेकंड में 10 मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं। तो अब ये 10 मॉलिक्यूल्स यहां पर हैं, 10 मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में। चूंकि ये मॉलिक्यूल जो वेपर फेज में है, दे विल मूव हियर एंड देयर। इस दौरान दे विल आल्सो कोलाइड विद दिस लिक्विड सरफेस। इसमें पॉसिबिलिटी है कि कुछ जो वेपर फेज में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो अगेन लिक्विड फॉर्म में चले जाएंगे। लेट उनका नंबर 2 है। 10 यहां से गए थे, इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स वापस हुए हैं, लिक्विड में चले गए वापस। तो नेट जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स रही, तो नेट मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 8। फिर यहाँ पे नेट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 8 रहे हैं। नाउ एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो ये मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर में चले जाते हैं, इस प्रोसेस को इवोपरेशन कहते हैं। इट इज कॉल्ड इवोपरेशन। और वो प्रोसेस जिसमें वेपर लिक्विड में चला जाता है, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो यहाँ पे 2 प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक तो इवोपरेशन और एक कंडेंसेशन। नाउ अब दूसरे सेकंड में चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमने भी फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, टेम्परेचर इसका ऐसे ही है, तो इसमें फिर प्रोबेबिलिटी है यहां से 10 मॉलिक्यूल्स और ऊपर चले जाएंगे। 10 मॉलिक्यूल्स दूसरे सेकंड में, चूंकि वहां पे 8 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो टोटल हो गई 18 सेकंड में। तो 18 में से अब चूंकि ज्यादा पॉसिबिलिटी है कुछ मॉलिक्यूल्स की कि वो अगेन लिक्विड में चले जाएंगे, क्योंकि दे विल कोलाइड विथ ईच अदर, दे विल आल्सो कोलाइड विथ द सरफेस ऑफ द लिक्विड। और चूंकि हमें पता है कि 10 में से 2 वापस आ रहे हैं, अब 18 में से थोड़ा ज्यादा ही वापस आ जाएंगे। लेट मान के चलेंगे, लेट 5 आ रहे हैं वापस, तो 18 में से 5, तो नेट कितने बच गए यहाँ पे? 13। तो 13 मॉलिक्यूल्स, तो अब ऊपर 13 है। अब तीसरे सेकंड की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लिक्विड भी हमने सेम ही रखा है, फिर 10 मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे। ऊपर ऑलरेडी 13 है, अब
टोटल हो गए 23 और 23 में से जो मॉलिक्यूल्स वापस आएंगे वो 5 से ज्यादा होंगे, दैट इज 8। तो 23 में से अगर हम 8 निकालेंगे दैट विल बी 15 ऊपर है फिर अब वेपर फेज में। अब 4th सेकंड में टेम्परेचर चूंकि कांस्टेंट है और यहाँ पे हम फिर 10 मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाएंगे और अब 10 ऊपर हैं और ऑलरेडी वहाँ पे 15 थे, दैट मीन्स 25। तो 25 में से और ज्यादा मॉलिक्यूल वापस आ जाएंगे, लेट दैट इज अगेन 10 वापस आ रहे हैं अब। तो 4th सेकंड में जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जा रहे हैं वापस भी उतने ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे नेट मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे फिर 15। अब फिर 5th सेकंड में, चलो 5th सेकंड में देखेंगे। 5th सेकंड में फिर यहाँ पे से 10 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, 15 वहां पर ऑलरेडी है, तो दैट मीन्स 25 और 25 में से 10 वापस चले आएंगे वापस लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे फिर नेट मॉलिक्यूल जो होंगे वो 15 ही रहेंगी। तो इसका मतलब अगर आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद जो वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स रहते हैं वेपर फेज में, उनका नंबर अब कांस्टेंट रहता है। यहां पे देखिए आप कांस्टेंट, अब कांस्टेंट रहता है। जितने मॉलिक्यूल्स यहां पे ऊपर चले जाते हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स वेपर टू लिक्विड वापस आ रहे हैं। यहां हम ये कहेंगे जिस रेट से इवापोरेशन हो रही है उसी रेट से कंडेंसेशन हो रही है। जब रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो हम कहते हैं कि वहां पे एक इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ है लिक्विड और वेपर फेज के दरमियान। जब इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ है तो उस वक्त जो मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में हैं, इस एग्जांपल के हिसाब से 15 मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में हैं, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। सो वेपर प्रेशर इज सिंपली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स when the rate of evaporation is equal to rate of condensation at a given temperature। तो डेफिनेशन में यहां पे लिखना चाहूंगा वेपर प्रेशर of a liquid may be defined as the pressure exerted by the vapors when rate of evaporation is equal to the rate of evaporation is equal to a rate of condensation at a given temperature और यहाँ पे गिवन टेम्परेचर क्या था, हमने 20 लिया था अगर आप देखेंगे एग्जांपल के हिसाब से। नाउ जब रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन द वेपर फेज एंड द लिक्विड फेज। और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, तो जब भी हम वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डिफाइन करते हैं, ये हम डिफाइन करते हैं व्हेन रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो उस वक्त जो वेपर्स होंगे वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। नाउ अगर आप कहेंगे जो फैक्टर्स कौन कौन सा फैक्टर वेपर प्रेशर पे इफेक्ट कर सकता है, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि 10 मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल्स, इसी एग्जांपल को हम लेंगे। अब ये 10 ही मॉलिक्यूल्स क्यों जा रहे हैं, कम
इससे कम क्यों नहीं जाएंगे या इससे ज़्यादा क्यों नहीं जाएंगे, वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अगर लिक्विड में इंटरेक्शन स्ट्रांग है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, अगर लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली कम मॉलिक्यूल्स वेपर में चले जाएंगे, और जब वेपर में कम मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर कम होगा। मगर अगर कोई ऐसा लिक्विड है जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ही वीक है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के चांसेस है कि वो वेपर में चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब यह है कि एक तो वेपर प्रेशर डिपेंड करता है ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड मतलब those liquids which have weak intermolecular force of attraction, would have high vapor pressure, while as those liquids where intermolecular force of attractions are strong in the liquid state, they have low vapor pressure। ये आप ऐसे ही याद रखेंगे। नाउ एक और चीज, और कोई तरीका है जिसकी वजह से हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को वेपर में भेज सकते हैं? डेफिनेटली, दैट इज अगर हम इनकी काइंड की एनर्जी बढ़ा सकते हैं मॉलिक्यूल्स की। अगर हम इनकी काइंड की एनर्जी बढ़ा सकते हैं तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड में होता है वो ब्रेक कर सकते हैं और वेपर में चले जाएंगे। तो इसका मतलब अगर हम इनकी काइंड की एनर्जी बढ़ाएंगे, तो काइंड की एनर्जी कैसे बढ़ाएंगे? टेम्परेचर की वजह से। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड में होगा वो ब्रेक करके वेपर में चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो दूसरा फैक्टर लिखेंगे फिर टेम्परेचर। So simply, more is temperature, more is kinetic energy of the molecules. Therefore, more and more molecules of liquid will break the intermolecular force of attraction in the liquid state and change into vapor state. Therefore, more are the number of molecules in the vapor state, automatically more would be the vapor pressure. तो इसका मतलब यह है कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा लिक्विड का, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जितना लिक्विड का टेम्परेचर कम होगा वेपर प्रेशर कम होगा। तो अगर हम सिंपली बात करेंगे वाटर की, तो वाटर का वेपर प्रेशर 20 डिग्री पे जो होगा, और इसी वाटर का अगर हम वेपर प्रेशर देखेंगे 30 डिग्री पर, तो 30 डिग्री पर ज़्यादा होगा कंपेयर टू 20 डिग्री। तो ये था फैक्टर्स इफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। एक और टर्म है यहाँ पे, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना चाहेंगे, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? इट इज टेम्परेचर। याद रखिएगा, इट्स अ टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure. So boiling point, it is temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर भी लिख सकते हैं, और एक्सटर्नल प्रेशर। नाउ एक एग्जांपल के जरिए समझाना चाहिए। चलो हम कोई भी लिक्विड ले लेंगे, यहाँ पे कोई भी लिक्विड जो भी मर्जी है। लेट हम इस लिक्विड को जनरल में नाम देंगे, लेट ए लिक्विड है, और ये अभी हम 20 डिग्री पर ले रहे हैं। तो अगर ये 20 डिग्री पर ले रहे हैं, लेट इट इज वेपर प्रेशर इज, लेट इसका वेपर प्रेशर जो है दैट इज 100 mmHg। वेपर प्रेशर हम मिलीमीटर्स में भी मेजर करते हैं। और अगर हम एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखेंगे, लेट दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर is equal to 760 mmHg। तो इसका मतलब अगर मुझे इस लिक्विड को बॉयल करना है तो मुझे इसका वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर इसके बराबर करना है। जिस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर इसके बराबर होगा
तो उसी टेम्परेचर को हम इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। नाउ सी, लेट ये इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा, अभी देखा है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हाट हैपेंस, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। लेट 50 डिग्री हमने किया, तो जो 50 डिग्री इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो लेट इसका वेपर प्रेशर 500 mmHg हुआ। तो लेट नाउ 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लेट अब मान के चलेंगे इसका 690 mmHg हुआ, क्योंकि अभी भी इसके बराबर नहीं होता है। तो लेट अगर हमने 80 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वेपर प्रेशर 760 हुआ mmHg और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इतना ही है, तो इसका मतलब ये लिक्विड किस टेम्परेचर पे बॉयल होगा? 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सो सिंपली द boiling point is that temperature where the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure or external pressure. Now, अगर हम इसी लिक्विड को किसी हाई ऑल्टीट्यूड पे ले लेंगे, थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करूंगा। अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड पर लेंगे इसी लिक्विड को, और वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेट दैट इज 500, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो अगर हम इस लिक्विड को वहां बॉयल करेंगे, देखिए आप 20 डिग्री पे इसका 100 mm है, 50 डिग्री पर इसका 500 है, और वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 500 है। तो इसका मतलब वहां पे उस हाई ऑल्टीट्यूड पे इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 50 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड दैट इज not always constant. It depends upon the external pressure, external या atmospheric pressure. तो अगर आप देखेंगे जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। और इससे हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर हम इस लिक्विड को और ऊपर ले जाएंगे, इतना ऊपर ले जाएंगे कि जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 के बराबर होगा, तो वहां पे ये बॉयल होगा विदाउट हीटिंग। तो अगर हम इसको हाई ऑल्टीट्यूड पे और ले जाएंगे जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा 100 mmHg, तो ऑटोमेटिकली ये बॉयल होगा वहां पे। सो वी कैन से वी कैन बॉयल अ लिक्विड विदाउट हीटिंग एज वेल। सो दिस वाज अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद एक और टॉपिक हम देखेंगे यहाँ पे, दैट इज surface tension। सरफेस टेंशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक्चुअली अगर हम लिक्विड इसको ले लेंगे, क्योंकि लिक्विड इसकी प्रॉपर्टी है, हर कोई लिक्विड चाहता है कि उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करे। मतलब फॉर एग्जांपल फॉर ए गिवन वॉल्यूम अगर हम गिवन वॉल्यूम मतलब अगर मैं 1 ml वाटर लूंगा, 1 ml वाटर, और इस 1 ml वाटर को मैं डिफरेंट शेप्स बनाऊंगा, जैसे कि क्यूबाइड, और इसी तरह से एक शेप आप समझो ये रफ शेप मैंने बनाई, और एक और शेप चलो एक स्फेरिकल शेप बनाएंगे। और अगर आप इन तीनों जो तीनों शेप्स हैं, अगर आप इनका सरफेस एरिया निकालेंगे, फॉर यहाँ पर भी 1 ml है, यहाँ पर भी 1 ml है, और यहाँ पर भी 1 ml है, मगर शेप्स में हमने इसकी चेंज की, जैसे अगर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया दैट वुड बी मिनिमम, तो हम ये कहेंगे फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड spherical shape is having the minimum
सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया। और हर कोई लिक्विड चाहता है कि उसका गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड उस शेप में रहे जिसमें उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो। दैट इज द रीजन व्हाई रेन ड्रॉप्स हैव स्फेरिकल शेप। यही वजह है कि जो लिक्विड्स है, अगर हम रेन की बात करेंगे कि वहां पे जो रेन ड्रॉप्स है दे हैव ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप। अगर ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता तो एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप होती। तो ये स्फीयर बनाने की कोशिश क्यों वो करते हैं, ताकि उनका सरफेस एरिया मिनिमम हो। जो ये लिक्विड्स की टेंडेंसी है टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया फॉर ए गिवन वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो ये हम कहेंगे इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स due to which liquids try to have minimum surface area for a given volume। और इसी प्रॉपर्टी को हम सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। अब मसला है कि ये लिक्विड अपनी जो इसका सरफेस एरिया है वो क्यों मिनिमाइज करना चाहते हैं। थोड़ा हम देखेंगे। अब देखिए, इसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल देने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे हम एक लिक्विड मॉलिक्यूल ले लेंगे, इस लिक्विड मॉलिक्यूल के हर तरफ और मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट करते होंगे। एज ए रिजल्ट जो इस पे नेट फोर्स होगा दैट वुड बी जीरो। तो नेट फोर्स इसका होगा जीरो। नाउ अगर हम अब इस मॉलिक्यूल को देखेंगे जो सरफेस पर है, तो यहाँ पर भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस पर भी, नीचे भी। और चूंकि ऊपर जो है वो जो एयर है, तो ऑटोमेटिकली जो अट्रैक्शन एयर की तरफ होगी वो बहुत ही कम होगी कंपेयर टू अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ दीज वाटर मॉलिक्यूल्स जो इसके नीचे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है सरफेस पर, एक डाउनवर्ड पुल इस पे आ जाएगा। और इस डाउनवर्ड पुल की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी। और जितनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, ऑटोमेटिकली सिस्टम जो होगा वो अनस्टेबल होगा। तो इसका मतलब सरफेस पर जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, क्योंकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, तो जब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो यही वजह है कि हर कोई लिक्विड चाहेगा कि मेरे सरफेस पर कम से कम लिक्विड मॉलिक्यूल्स आनी चाहिए, ताकि उन सरफेस मॉलिक्यूल्स की वजह से जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाए वो कम हो। नाउ एक और तरीके से भी इसको देखेंगे, इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। अगर हम मान के चलेंगे जैसे कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल के, अगर हम वाटर को ही यहाँ पे ले लेंगे, इसके राइट साइड में भी मॉलिक्यूल्स है, लेफ्ट साइड में भी, ऊपर नीचे हर साइड में, तो नेट फोर्स होगा यहाँ पे जीरो। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो जो ही हम सरफेस पर पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, तो यहाँ पे इसको, इस मॉलिक्यूल को चलो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी इसका नेट फोर्स जीरो होगा। तो ऑटोमेटिकली हम इसको इजिली बी तक ले जा सकते हैं। पर जो ही ये मॉलिक्यूल सरफेस पर आ जाएगा, क्योंकि सरफेस पर अब ये डाउनवर्ड पुल जो है, ये डाउनवर्ड पुल जो डाउनवर्ड पुल है, ये इसको नीचे खींच रहा है, तो हम इसको सरफेस पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे हमें कुछ वर्क करनी पड़ेगी, अगेंस्ट दिस डाउनवर्ड पुल। जो हम ये वर्क करेंगे टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्योंकि अगर हम मॉलिक्यूल को सरफेस पर लाने की कोशिश करें तो इसका मतलब हम सरफेस एरिया बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहां पे फिर कहना चाहूंगा, ए टू बी, क्योंकि नेट फोर्स जीरो था तो कोई वर्क हमने नहीं की, हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। पर जो ही हम सरफेस पर मॉलिक्यूल को ले जाएंगे, क्योंकि वहां पे फोर्सेस
नेट जीरो नहीं है क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड फोर्स है, पर हम स्टिल इसको सरफेस पर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब हमें कुछ वर्क करनी पड़ेगी। हम कितना वर्क करेंगे टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड बाय यूनिट एरिया, उस वर्क को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी। So surface energy is the work done to increase surface area by unit area। तो अगर हम ये यूनिट एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे work done in ergs, the work done in ergs to increase the surface area by 1 centimeter square। तो इसी तरह से अगर हम वर्क करेंगे जूल्स में तो हम लिखेंगे वर्क डन इन जूल्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया बाय मीटर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली। सो सरफेस एनर्जी क्या है एक्चुअली? सरफेस एनर्जी इट इज वर्क डन डिवाइड बाय एरिया। तो वर्क डन को अगर हम लिखेंगे F इंटू DL, चलो CGS यूनिट्स में ले लेंगे, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम फोर्स के यूनिट्स लिखेंगे, फोर्स के यूनिट्स डाइन CGS सिस्टम में DL का होगा सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे आएंगे डाइन सेंटीमीटर इनवर्स। ये सरफेस एनर्जी की यूनिट्स होंगे और यही यूनिट्स इनफैक्ट सरफेस टेंशन के भी हैं। सरफेस टेंशन के यूनिट्स भी डाइन सेंटीमीटर इनवर्स है। तो यही वजह है कि हम सरफेस एनर्जी को समटाइम्स सरफेस टेंशन का भी नाम देते हैं। नाउ एक और चीज, हम एक और तरीके से भी सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे मैं दिखना चाहूँगा। एक कंटेनर हम ले लेंगे, फिर इसमें हमने कोई लिक्विड लिया है और इस लिक्विड में हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई है, या आप ऐसे समझो कि हमने एक पतली सी एक मैच स्टिक इस पे डाली है। तो अगर ये स्टिक स्टेबल है, अपनी ही जगह रुकी हुई है, तो इसका मतलब है इस पे जो फोर्सेस हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड में, दे आर बैलेंसिंग ईच अदर। तो अगर हम उन फोर्सेस को ले लेंगे मैथमेटिकली इस एग्जांपल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं सरफेस टेंशन डिफाइन करने के लिए। तो ये जो लाइन है, ये जो स्टिक है, या हम इमेजिनरी लाइन मानेंगे, इस इमेजिनरी लाइन पर राइट साइड में भी फोर्स होंगे, लेफ्ट साइड में भी, तभी ये एक ही जगह पर रुकी होगी। ये जो फोर्सेस हैं विच आर एक्टिंग परपेंडिकुलरली to the imaginary line drawn on the surface per unit length, that is called surface tension. So surface tension is simply force per unit length. तो मैं फिर कहूंगा, surface tension is the forces acting perpendicularly on the imaginary line drawn on the surface of liquid per unit length. तो surface tension को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, force डिवाइड बाई लेंथ। तो इस हिसाब से अगर हम चाहे आप ऐसे सिस्टम में लेंगे या CGS सिस्टम में, चलो CGS सिस्टम में पहले ले लेंगे, फोर्स के यूनिट से दैट इज डाइन और लेंथ के सेंटीमीटर, तो इसका मतलब डाइन सेंटीमीटर इनवर्स, जो यहाँ पर भी आया था। तो इसी तरह से अगर हम ऐसे यूनिट ले लेंगे, दैट इज न्यूटन पर मीटर। नाउ अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, देखिए आप, मैंने अभी कहा कि सरफेस एनर्जी एक्चुअली वर्क है जो हम करते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय यूनिट एरिया। नाउ अब देखिए आप, क्योंकि हमें वर्क क्यों करना पड़ता है, क्योंकि
इसका एक डाउनवर्ड पुल है। और अब ये डाउनवर्ड पुल क्यों है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि लिक्विड और लिक्विड के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से इस सरफेस मॉलिक्यूल पर डाउनवर्ड पुल है। अगर ये इंटरेक्शन वीक होगी तो डाउनवर्ड पुल कम होगा, और अगर डाउनवर्ड पुल कम होगा तो हमें कम वर्क करनी पड़ेगी, तो हम सरफेस एरिया इजीली बढ़ा सकते हैं। तो जब हमें कम वर्क करनी पड़ेगी तो ऐसे लिक्विड की सरफेस एनर्जी कम होगी और ऑटोमेटिकली सरफेस टेंशन भी कम होगी। तो याद रखिएगा, वो लिक्विड्स जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे उसकी सरफेस टेंशन कम होगी, और जिन लिक्विड्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो वहां पे हमें, क्योंकि वहां पे डाउनवर्ड पुल ज्यादा होगा, तो उनका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा वर्क करनी पड़ेगी, सरफेस एनर्जी ज्यादा होगी और सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी। तो अगर हम फैक्टर्स लिखेंगे, फिर फैक्टर्स, एक तो है नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड की नेचर पर भी डिपेंड करेगा। जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे तो सरफेस टेंशन भी वीक होगी। और दूसरा है टेम्परेचर, क्योंकि एक और चीज हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ा है, अगर हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे, अगर हम टेम्परेचर लिक्विड का ज्यादा लेंगे तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी, चूंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो ऑटोमेटिकली हमें कम वर्क करना पड़ेगा। तो अब हम ये कह सकते हैं जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा सरफेस एनर्जी कम होगी, या हम कहेंगे सरफेस टेंशन भी कम होगी। तो एक और चीज है टेम्परेचर। सो लेस इज टेम्परेचर, मोर इज surface tension, and vice versa. So this was about surface tension. कुछ ब्रीफ आइडिया हम यहाँ पे दे रहे हैं। एक और टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे, दैट इज विस्कोसिटी। अगर हम दो लिक्विड ले लेंगे, हमने हनी लिया और वाटर लिया है, तो दोनों को हम एक स्लॉटिंग सरफेस पर डालेंगे और आप देखेंगे जो हनी होगा वो बड़े आराम से स्लोली फ्लो करेगा, इसके बरकस जो वाटर है वो फास्ट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब है कि जो हनी है इसके फ्लो में एक किस्म की रुकावट है, जो ये रुकावट है जो इस हनी को फ्लो नहीं करने देता या कम फ्लो करने देता है, दैट रेजिस्टेंस is in fact called viscosity. So viscosity is internal resistance in the flow of liquids. जो भी लिक्विड से जब ये फ्लो करते हैं तो कोई लिक्विड फ्लो तेज करता है, कोई स्लो फ्लो करता है। जो ये स्लो फ्लो करता है तो इसका मतलब है कि वहां पे उसके फ्लो करने में कोई रुकावट है। जो ये रुकावट है वही उस लिक्विड को स्लोली फ्लो करने देता है। ये जो रेजिस्टेंस है इन द फ्लो ऑफ लिक्विड्स, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। जो लिक्विड कम फ्लो करता है तो ऑटोमेटिकली उसमें विस्कोसिटी ज्यादा होगी, और जो लिक्विड तेज फ्लो करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें विस्कोसिटी कम होगी। तो यहाँ पे अगर हम इन दो एग्जांपल्स की बात करेंगे, एट ए गिवन टेम्परेचर किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, होनी की, मोर विस्कोसिटी, और यहाँ पे इसकी क्या होगी, लेस विस्कोसिटी। नाउ अगर हम अब विस्कोसिटी को देखेंगे, फैक्टर्स, कौन सा फैक्टर इस पे इफेक्ट करता है। नाउ सी, एक्चुअली जो भी ये इंटरनल रेजिस्टेंस है जो एक लिक्विड को फ्लो करने में एक रुकावट पैदा करती है, दैट इज अगेन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
इन द लिक्विड्स, इन द लिक्विड्स। तो इसका मतलब यहां पर भी दो चीजों पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड मतलब वो लिक्विड्स जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगे वहां पे विस्कोसिटी ज्यादा होगी, जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा विस्कोसिटी कम होगी। और सेकंड पॉइंट इज टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के जरिए हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर सकते हैं। ज्यादा टेम्परेचर पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, तो जब ज्यादा टेम्परेचर पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो ऑटोमेटिकली विस्कोसिटी जो होगी कम होगी, एंड वाइस वर्सा। इसी तरह से अगर टेम्परेचर कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। यही वजह है कि अगर आप होनी को गर्म करते हैं तो ये जल्दी फ्लो करती है। इसके बरक्स अगर इसका टेम्परेचर हम कम रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके फ्लो में ज्यादा विस्कोसिटी होगी। तो यही वजह है कि जब हम होनी निकालते हैं स्पेशली ड्यूरिंग विंटर तो पहले हम इसको गर्म करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी विस्कोसिटी को हम कम करते हैं, तभी ये आराम से फ्लो करते हैं। सो दिस वाज लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस विस्कोसिटी। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।